हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे आज हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जब हम बात करते हैं ना फ्यूचर की, कई लोग हमने देखे होंगे जब होगा तब देख लेंगे, जब ऐसा टाइम आएगा तब देख लेंगे। भाई जब टाइम आएगा तब आप कैसे देखेंगे बताइए? जब आपके साथ में कोई बुरी परिस्थिति या खराब घटना हो जाएगी उस टाइम पे आप कैसे देख पाएंगे? उस टाइम पे तो आपको उस चीज़ से समझने के लिए टाइम लग रहा होगा। तो कभी भी कल के ऊपर कोई चीज़ मत टालिए, जो आप आज कर सकते हैं, आज जो पॉसिबिलिटी है उसको आज ही करिए, ठीक है? कल का क्योंकि भरोसा नहीं है, बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल नॉट फॉर श्योर है, ठीक है? उसके लिए कुछ भी श्योरिटी नहीं है। तो आपके पास आज है आपका, उसी में आपने जो करना है, ठीक है? अपने ड्रीम्स के लिए आगे बढ़ना है, हार्डवर्क करना है, जो भी करना है वो आज में करना है, ठीक है? तो आज को फोकस करते हुए अपने सारे प्रिपरेशन वगैरह किया करिए, ठीक है? इवन as the region is reeling under the unprecedented monsoon flurry that has claimed many lives and destroyed crops। बोल रहे हैं हालांकि जो इस एरिया है, किसी रीजन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो प्रकोप झेल रहा है ऐसे अद्वितीय अभूतपूर्व मानसून फरी, मतलब मानसून का प्रकोप झेल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारी फसलें खराब हुई हैं, प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, वर्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, इन रीजन्स में ये नुकसान हुआ है। द रिपोर्ट फिल्ड in the Rajya Sabha regarding the nationwide losses caused by rains in the last decade is an eye opener। तो जो रिपोर्ट दी गई राज्यसभा में इस के जरिए कि देश भर में कितने लॉसेस हुए हैं पिछले एक दशक में बारिश की वजह से, तो वो हमारी आंखें खोलने वाली थी, आई ओपनर थी। The data presented by the Jal Shakti Ministry for the 2012-2021 period says that over 17,000 people died in floods। इस डेटा के अनुसार जो ईयर कंसीडर किया गया है वो 2012 से 2021 का डेटा है। इसमें बोला गया कि 17,000 लोगों की जानें गई हैं फ्लड्स के दौरान। इट पेग्स द डैमेज टू द प्रॉपर्टी एट ₹2.61 लाख करोड़। और जो उन्होंने प्रॉपर्टी डैमेज का आंकड़ा बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज का आंकड़ा बताया है, वो 2.61 लाख करोड़ का बताया है। That the death toll and destruction have continued to be massive over the years reflects poorly on the disaster management policies and फ्लड मिटिगेशन मेजर्स। तो बोल रहे हैं कि जो डेथ की संख्या है, इतनी भारी मात्रा में डेथ्स की संख्या है, इतनी भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं, फ्लड मिटिगेशन मेजर्स हैं, वो कितने ज़्यादा नाकामयाब रहे हैं, कितने ज़्यादा पुअरली इम्प्लीमेंटेड हैं। Despite the availability of better technology to forecast weather, the country seems to be ill prepared to tackle the situation on the ground। अब हम ये नहीं बोल सकते कि हमें अंदाज़ा नहीं था या अचानक से कोई चीज़ होगी, क्योंकि हमारे पास हर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे हम वेदर फोरकास्ट काफ़ी टाइम पहले ही कर सकते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ आती है? परेशानी आती है क्योंकि हम इल प्रिपेयर्ड हैं, हम पूरी तरीके से प्रॉपरली तैयार नहीं हैं उस स्थिति से जूझने के लिए। एंड rendering most plans and strategies ineffective is the rampant violation of many rules and regulations। और बोल रहे हैं कि ये जो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज प्लान्स जो हमारे हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लगातार बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का बड़े पैमाने पे वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है विद इम्प्यूनिटी, जिसमें कोई सज़ा भी नहीं होती, that have been promulgated to save human and animal habitats from the flooding। और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी सेफ्टी के लिए, इंसानों के हैबिटेट्स को बचाना, इंसानों के रहने की जगहों को बचाना, जानवरों के हैबिटेट्स को फ्लड से बचाना, इन्हीं लिए पॉलिसीज बनाई गई थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, पर इन्हीं का क्या होता है, वायलेशन होता है। There seems to be no end to the proliferation of unplanned settlements and structures around the big cities। पूरे अभी इसमें कुछ कमी भी नहीं आ रही है, जो unplanned settlements, unplanned structures बनाए जा रहे हैं बड़े शहरों के आसपास में, उसमें कमी भी नहीं आ रही है। which gets inundated as poor drainage system buckles under heavy spells of rain।
तो ये क्या होता है, क्योंकि फिर वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, तो ये फिर जब पानी आता तब उसमें भारी बारिश होती है तब उसमें डूब जाते हैं. सिमिलरली एज बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड फ्लड प्लेन्स आर रूटीनली इंक्रोच्ड. अब क्या होता है कि बोला जाता है नदी के आसपास के इलाकों में घर नहीं बनाना चाहिए, एकदम नदी से सटा के या उस एरिया को खाली रहने देना चाहिए. हर एक जगह पे हर एक नदी के लिए एक हाईएस्ट मार्क दिया गया होता है कि अगर यहाँ तक पानी आ गया, इस लेवल तक पानी आ गया, जैसे कि वो डैम वगैरह बनाते तो उनके मार्किंग दी होती है ना. आपने देखना कभी भी किसी एक जो पोल होगा उसके ऊपर मार्किंग होगी, तो अगर उस मार्किंग तक पानी आ गया, सपोज ये मैक्सिमम है, तो इस तक पानी आया तो वो आगे कितना फैलेगा, हो सकता है इस एरिया तक फैलेगा. तो गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि इस एरिया तक कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए. बट क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ लोगों को अच्छे वहाँ पे इंक्रोच करने का मौका मिल जाता है कि वहाँ पे कोई पूछने वाला तो है नहीं, अब इतने ज़्यादा वायलेशंस हो रहे हैं, तो इसी वजह से क्या होता है लगातार इन जगहों का इंक्रोचमेंट, जिसकी वजह से फ्लड का पानी बहेगा कहाँ, फिर वो तो यहीं आएगा ना. जब पानी इस लेवल पर पहुँचा तो वो तो वापस हटकर इधर ही आएगा पानी. फिर लोग रोएंगे कि भाई अब हमारे तो घर डूब गए, अब सरकार कुछ करती नहीं है, हम बताओ क्या करें, राइट. ब्लॉकिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्यूरिंग फ्लड, जिससे क्या होता है जो रिवर्स का नेचुरल फ्लो होता है फ्लड के दौरान पे वो ब्लॉक हो जाता है. दीज एरियाज बेयर द ब्रंट ऑफ नेचर्स फेरोसिटी. तो फिर इन्हीं एरियाज पे सबसे ज़्यादा मार भी पड़ती है, इस जो नेचुरल कैलामिटी है या नेचर का जो गुस्सा है उसकी मार भी इन्हीं के ऊपर पड़ती है. इन HP haphazard concretization and unscientific cutting of mountain slopes to build roads and other infrastructure are the major causes of landslips during flash floods or cloudbursts. बोल रहे हैं अब HP की अगर बात करें, देखो भाई HP में ऐसा है कि HP में बाहर के लोग आके ज़मीन खरीद नहीं सकते, ठीक है. उसका मुख्य कारण यही है क्योंकि अगर बाहर के लोग इन द सेंस ये नहीं कि फॉरेन कंट्री से जो HP के बोनाफाइड नहीं है, HP के बिलोंग नहीं है करते लोग, वो लोग वहाँ पे आके ज़मीन नहीं खरीद सकते. उसका एक रीज़न है. रीज़न यही है कि जिस टाइम HP एक स्टेट डिक्लेयर किया गया था, वो बना था, एक तो बहुत सारे रीजंस हैं उसमें, उनमें से एक मुख्य कारण ये है कि क्योंकि वहाँ का मोस्टली जो एरिया है वो माउंटेनियर एरिया है, ठीक है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे फ्लैट समतल ज़मीन तो है नहीं. अब कोई भी बाहरी व्यक्ति आएंगे, वो अगर वहाँ पे जगह खरीदेंगे तो वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे. फिर उस कंस्ट्रक्शन से क्या होता है कि अगर सपोज करो आपने ये नहीं देखा कि ये पहाड़ में कितनी स्ट्रेंथ है, कंस्ट्रक्शन करना है, आपने वहाँ के पेड़ भी हटाने हैं, पेड़ भी हटाना है, उसके बाद में आपने वो जगह को खोदना है, खुदाई करनी है. अब पहाड़ी इलाकों में अगर आप शिमला सोलन साइड जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे लोगों ने 4-4 5-5 मंजिला घर तो बनाए हैं, बट उतना ही गहरी उनकी नींव भी रखी जाती है. तो यानी कि इतना गहरा पहाड़ खोदा जाएगा, इससे क्या होगा, पहाड़ की स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, वीकनेस आएगी उसमें, ठीक है. आप एक जगह पे दीवार में ड्रिल करो तो आसपास का एरिया वीक हो जाता है, कुछ टाइम बाद वो सारा निकल कर बाहर भी आ जाता है, राइट. तो वैसे ही चीज़ पहाड़ों में होती है. ऊपर से कई जगहों पे लाइमस्टोन, कई जगह पे सिर्फ मिट्टी है, तो वो सारी खिसकने लगती है. तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स के चांसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं. तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी वहाँ पे बहुत ही बेपरवाह तरीके से कॉन्क्रीटाइजेशन यानी कि बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, रोड्स का कंस्ट्रक्शन यानी कि कॉन्क्रीट के ढांचे वहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं और अनसाइंटिफिक कटिंग के तरीके इस्तेमाल करें माउंटेन स्लोप्स को, ठीक है. ड्रिल करके आप माउंटेन को वीक करेंगे, कुछ और तरीके अच्छे और शायद और कुछ साइंटिफिक तरीके होते होंगे जिनसे आप उनको कटिंग कर सकते हैं. तो ये करना इज़ नॉट गुड. तो उससे क्या होगा कि वो वीक हो जाएंगे और फिर क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड्स, ठीक है. फ्लैश फ्लड्स के दौरान में नीचे प्लेन एरियाज में तो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, पहाड़ों में इतनी भारी बारिश हो रही है तो वो ज़मीन ही खिसका के ले जा रही है, ठीक है. Large scale deforestation and dam breaches also deal deadly blows during the monsoon. अब बहुत बड़े पैमाने पे डिफॉरेस्टेशन होना मतलब कि पेड़ों की कटाई होना. अब डिफॉरेस्टेशन का हमें सबने बचपन में स्कूल में ये चीज़ पढ़ी है कि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं. पेड़ अगर किसी जगह पर है तो सबसे पहले तो वो मिट्टी को, सॉइल इरोजन को रोकती हैं, ठीक है. इस तरीके से अगर पानी आ जाता है, ज़्यादा बाढ़ आती है तो उससे वो बचाती हैं. तीसरी चीज़ है कि इसी की वजह से लैंडस्लाइड्स जैसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से. तो बोल रहे हैं कि बड़े पैमाने पे डिफॉरेस्टेशन होना और डैम को ब्रीच करना यानी कि डैम्स का टूटना या फिर उसमें दरार आना ऑल्सो डील डेडली, ये भी बहुत ज़्यादा डेडली साबित हो रहा है मॉनसून के दौरान. द की
To avoiding the recurrence of such eventualities is a critical review of the implementation of flood prevention policies at all levels of governance. बोला जा रहा है जो मुख्य तरीका है, मुख्य पॉइंट है, की पॉइंट है कि हम ये चीज़ें बार बार रीअकर होने से बचा सकें, वो क्या है, वो यही है कि हम क्रिटिकली बहुत ही गहन विचार करके और गंभीरता से जो हमारी फ्लड प्रिवेंशन पॉलिसीज़ हैं उनके इम्प्लीमेंटेशंस को रिव्यू करें कि हर एक स्तर पे, निचले से उपले स्तर तक, यानी कि आप लोएस्ट क्लरिकल लेवल से या ग्राउंड लेवल में जो भी सर्वे टीम है वहाँ से लेके स्टार्ट करके जो ऊपर इस डिपार्टमेंट में इस जो फ्लड प्रिवेंशन पॉलिसीज जो बना रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स है, इसके टॉप लेवल तक आप इसमें जांच करें. ठीक है. A timely and deterring response to flouting of rules and restoration of the ecological balance are imperative for safer environments. बोल रहे हैं कि समय समय पर और डेटरिंग रिस्पॉन्स देना इन चीज़ों के लिए जो रूल्स एंड रेस्टोरेशंस, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन हो रहा है, यही कारण हो पाएगा कि हम अगर अपना इकोलॉजिकल बैलेंस बना सकें, प्राथमिकता से उसको बरकरार रख सकें. ठीक है. यानी कि समय समय पर करना, और अगर कहीं पे लॉसेस पाए जाते हैं, गलतियां पाई जाती हैं, तो उनसे डील करना. Paragraph 1 is giving the answer to which of the following questions mentioned in the option. How much was spent by जल शक्ति? बच्चों स्पेंट की तो हमने यहाँ पे बात नहीं करी ना कि उन्होंने कितना स्पेंड किया. लॉसेस की ज़रूर हमने बात करी है, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने इन डिटेल लॉसेस बताए कि भाई इतने इतने लॉसेस हुए हैं और वो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है, ये बताया गया. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाता है. व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए भी हमने अभी तक वो नहीं बताया, इसमें पूरे पैसेज में ही नहीं बताया, तो ये भी इनकरेक्ट है. व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ नेशन वाइड लॉसेस कॉज्ड बाय रेन्स इन इंडिया इन द 2012 to 2021 पीरियड? ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट आर द प्राइमरी रीजंस मेंशन्ड इन द पैसेज दैट कंट्रीब्यूट टू द मैसिव डेथ टोल एंड डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड्स एंड नेचुरल डिजास्टर? बताइए क्या रीजन बताए थे? इल प्रिपरेशन बताया था कि भाई टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, हम वेदर फोरकास्ट तो टाइमली कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते. दूसरी चीज उन्होंने बताया था कि वायलेशन होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का. तो पहला देखते हैं, इल प्रिपरेशन डिस्पाइट बेटर वेदर फोरकास्ट टेक्नोलॉजी, फर्स्ट करेक्ट है. वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी करेक्ट है. हैप्पहज़ार्ड कंक्रीटाइजेशन, ये हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात हो रही थी कि वहां पे क्या समस्या है. ठीक है. अनसाइंटिफिक कटिंग, ये भी अगेन एचपी के कंटेक्स्ट में बात हो रही थी. लैक ऑफ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फ्लड प्रिवेंशन पॉलिसीज, ये उन्होंने बोला कि हमें जरूरत है ज्यादा करने की, ये नहीं बताया कि अभी कमी है. ठीक है. सो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट. सो 1 and 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट. Based on the passage, what can be inferred as a significant contributing factor to the continual massive destruction caused by floods over the years in the region? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार क्या कारण है जिसकी वजह से ये लगातार अभी भी बरकरार है. तो एक ही मुख्य कारण बताया कि हम एक तो इल प्रिपेयर्ड है, और दूसरी ये चीज़ कि वायलेशंस हो रहे हैं भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस के, जो उनकी सेफ्टी के लिए बनाए हैं, उनको फ्लड से बचाने के लिए बनाए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन्हीं के वायलेशंस हो रहे हैं. तो फर्स्ट बोल रहा है द डेथ टोल अलोन, कि जितनी बड़ी संख्या में डेथ्स हुई हैं वही है कारण. तो वही तो पूछ रहे हैं कि क्यों हुई हैं डेथ्स. हैवी स्पेल्स ऑफ द रेन, मतलब भारी बारिश होना. अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फ्लड प्रिवेंशन पॉलिसीज, अगर क्रिटिकली हमने रिव्यू किया होता तो ये चीज़ें शायद नहीं होती. द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू फॉरकास्ट वेदर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हम वेदर को फॉरकास्ट करने में, तो ये तो गलत नहीं है ना, अच्छी बात है, हमें पहले पता चल जाता है. The rampant violation of rules and regulations coupled with ill preparedness in tackling situations, option E is correct. What is the tone of the passage? तो टोन सिंपल सी काफी क्रिटिकल टोन है. उनने सरकार को बार बार बोला है कि आप अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन होता है उसको चेक कीजिए. फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की जो हमारी पॉलिसीज हैं वो तो बुरी तरीके से फेल हुई हैं, पुअरली इम्प्लीमेंटेड हैं. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बताते हैं क्रिटिकल टोन ऑफ द पैसेज.
What is the main theme of the passage? The beauty of nature and landscapes. ब्यूटी के बारे में तो बात नहीं करी, उसके वजह से जो डिजास्टर होते हैं उसकी बात करी है. The economic growth of the region, ये भी incorrect है. The failures in disaster management and need for better policies, option C is correct. The Forest Conservation Amendment Bill 2023 that is being deliberated upon by a joint committee of Parliament is a dash piece of legislation that signals the complex challenges. बोल रहे हैं एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया है 2023 जिसके ऊपर अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा एक चर्चा चल रही है, ठीक है, डिस्कशन चल रहा है. बोल रहे हैं इज अ डैश पीस. अब कैसा है ये, कैसे किस तरीके का है ये, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है. पीस ऑफ लेजिस्लेशन यानी कि ये संविधान का ऐसा हिस्सा है दैट सिग्नल्स द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. यानी कि ये ऐसा लेजिस्लेशन है, ऐसा संवैधानिक एक मसौदा है जो हमारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं अगर हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना है तो उसकी तरफ इशारा करते हैं. While industrialization inevitably means dash greater tracts of forest land and ecosystem. बोल रहे हैं जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो सीधा साधा मतलब ये है कि हम और बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल करेंगे, और बड़ा हिस्सा एक्वायर करेंगे और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हैज़ बीन mantelpiece legislation that has empowered the state to regulate this and impose costs on such industrial exploitation. बोल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो हमारा एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 वो इसीलिए बनाया गया था कि जो इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो सरकार के पास में अधिकार हो जाता है, उनके पास में ताकत आ जाती है कि वो उसको रेगुलेट कर सके, चेक कर सके, और अगर ऐसे कुछ पाया जाता है तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे उसके ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए जा सके या सज़ा पेनल्टी इम्पोज की जा सके. ओरिजिनली मेंट फॉर नोटिफाइड फॉरेस्ट, अ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द TN गोदावरम तिरुमालपड़ केस 1996 अमंग अदर थिंग्स. वो है ओरिजिनली तो इसका मतलब यही था कि ये सिर्फ नोटिफाइड जो पहले से मेंशन्ड फॉरेस्ट हैं सिर्फ उन एरियाज के लिए लिमिटेड था. लेकिन फिर क्या हुआ 1996 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जिसने सारी चीज़ें चेंज कर दी, और वो किस केस में था, तमिलनाडु के गोदावरमन थिरुमालपड़ केस के बारे में था. तो बाकी सब और भी होंगे केसेस बट इसकी वजह से मुख्य चेंज आया. broadened the scope of such protection to even those not officially classified so. तो इसके ज़रिए क्या हुआ, इसके तहत क्या हुआ कि जिनको ऑफिशियली हमने फॉरेस्ट एरियाज के अंडर में नहीं क्लासिफाई किया है उनको भी प्रोटेक्शन के अंडर में लाया गया. India's forest cover has seen only marginal increases as biennial reports ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. बोल रहे हैं कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो बड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें बढ़त हुई है, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया. अब उससे क्या हुआ, ये किससे पता चला हमें, एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है हर 2 साल में एक बार, उसके ज़रिए हमें पता चला. ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर इनसाइड ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इज डैश और एट बेस्ट इंक्रीमेंटल. बोल रहे हैं जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है हमारे ऑफिशियल डेटास के अकॉर्डिंग वो क्या है, इज डैश, या फिर वो बेस्ट है कि बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंटल है, बढ़ रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, यही बेस्ट चीज़ है. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल that is being deliberated upon by joint is a dash piece of legislation. counteract उसके लिए वो अगेंस्ट में जा रहा है, प्रतिक्रिया दिखा रहा है. पिक्यूनरी का मतलब होता है कि पैसे से संबंधित कोई चीज़ है, पैसा वहाँ पे लग रहा है या पैसे से रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है. कंसिडरेबल का मतलब है कि महत्वपूर्ण है. और कंटेंशियस का मतलब है विवादास्पद या झगड़ा करने योग्य है. तो ये क्या है, इसके ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, और ये क्या है, कंटेंशियस पीस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि जिसके ऊपर विवाद होते रहते हैं. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, कंटेंशियस. सो ओनली 4 है, तो ओनली 4 यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है. सो ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. While industrialization inevitably means dash greater tracts of forest land and ecosystems, the Forest Conservation Act 1980, यानी कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब साफ तौर पे क्या है,
डाइवर्जिंग का मतलब होता है विचलित होना, डेविएट होना। यूसर्पिंग का मतलब होता है कि आप किसी के अधिकार का, संपत्ति का गलत तरीके से हनन करते हैं या फिर उनको अतिग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड के अतिक्रमण की ही बात चल रही है तब से। ठीक है, तो यूसर्पिंग तो पक्का है। अनचेंजिंग मतलब कुछ भी डेविएट ना होना, जैसा है वैसा ही रहना। और यूनानिमिटी यानी कि एक मत होना। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है, लैंड है, उसका गलत तरीके से अधिग्रहण की बात की जा रही है। सो ऑप्शन 2 करेक्ट है, जहाँ पे ओनली 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंडियाज फॉरेस्ट कवर हैज सीन ओनली मार्जिनल इंक्रीज एज बाइनोमियल रिपोर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं कि इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो थोड़ी ही मात्रा में बढ़ा है, जैसा कि हमारी जो बाइनियल रिपोर्ट है ना उसमें पता चल रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इंक्रीज ऑफ इंडिया एंटेल का मतलब होता है कि भाई किसी चीज का आपने अनिवार्य रूप से शामिल कर लिया। ठीक है, वो गया एंटेल। इलस्ट्रेट मतलब कि जैसा कि दिखाया जा रहा है, स्पष्ट हो रहा है। इन्वॉल्व मतलब किसी को शामिल करना। और इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किससे प्रेरणा लेना या प्रोत्साहन मिलना। ठीक है, तो हो गया। तो यहाँ पे हम बात करें कि जैसा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में शामिल है या फिर उससे साबित होता है, सो ऑप्शन 2 करेक्ट है। सो ओनली 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Growth in forest cover inside officially recorded forest is dash or at best incremental। बोल रहे हैं जो फॉरेस्ट कवर की ग्रोथ है हमारे ऑफिशियल डेटा के अनुसार वो क्या है, इज स्टैग्नेंट, रुकी हुई है। एक्सपीडाइट का मतलब है तेजी से बढ़ रही है। एनवेलप्ड मतलब कि ढकी गई है। और लैंग्वेड का मतलब है सुस्त है, धीमी है। तो यहाँ पे क्या है, जो ग्रोथ है ना अंदर की, जब हमने ये फॉरेस्ट कवर वाला पढ़ा भी था टॉपिक, तो ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी। हालांकि थोड़ा बहुत एरिया बड़ा है, बट वो जो इंटरनल जो फॉरेस्ट का एरिया है वो तो बढ़ गया, बट जो फॉरेस्ट में जो ग्रोथ हो रही है वो थोड़ी रुकी हुई है। सो ऑप्शन 1 स्टैग्नेट इज करेक्ट, जहाँ पे ओनली 1 इज करेक्ट। Despite his hard-working attitude and dedication, he could neither achieve his goal, instead found himself facing unexpected challenges। तो देखो इस स्टेटमेंट में जहाँ पे neither यूज हुआ, तो neither के साथ में nor का आना मैंडेटरी है। either और, ठीक है, कंडीशनल वर्ब्स हैं, either और, neither nor, ये यूज होता है। तो अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। neither achieve his goal nor instead found। तो nor और instead दोनों ही नेगेटिव एस्पेक्ट बताते हैं कि ना ही वो पाया। तो जब दोनों ही सेम ही चीज बताते हैं तो एक्स्ट्रा यूज हो रहा है ना, तो ये इनकरेक्ट है। neither achieve his goal nor find unexpected challenges। ऑप्शन बी करेक्ट है बिल्कुल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि ना ही वो अपने गोल्स को अचीव कर पाया, ना ही उसने अपने आप को कोई विषम या विपरीत परिस्थितियों में, चैलेंजेस में पाया। ठीक है, तो वो उनको भी नहीं फेस कर पाया, मतलब उसके आगे वो चीज भी नहीं आए। तो हार्ड वर्किंग था, अच्छा डेडिकेशन था, तो इस वजह से उसके आगे कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं आए, बट उसका गोल भी अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, तो पैरेललिज्म बनाया जा रहा है, तो उसके लिए हमें नाइदर नॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। A recipe for disaster as it aimed to encourage unregulated and unplanned construction in an earthquake prone zone। तो बोल रहे हैं कि जो भी कुछ इससे पहले बात हुई है वो क्या है, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसी डिजास्टर के लिए, क्योंकि इसका जो मुख्य एम है वो है एनकरेज करना कि अनरेगुलेटेड और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो अर्थक्वेक प्रोन जोन में। The NGT's swift decision to stay the implementation of the plan in May and now shelving it is a validation of the voices of protest। फिर NGT एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, उसने बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए उसके ऊपर स्टे लगवा लिया। ठीक है, स्टे लगवा लिया और उसके बाद मई में उन्होंने स्टे लगवा लिया, और उसके बाद अब जो ये है ये ठंडे बस्ते में चला गया है जो भी प्रोजेक्ट था, जिससे कि साफ तौर पे पता चलता है कि इसके लिए, इसके विपरीत में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे या वॉइसेस बहुत ज़्यादा खड़ी थी कि हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं हो रहा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम ये तो कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बट वो ये चीज़ क्या है, ठीक है, वो हमें पता नहीं चल रहा। तो चलिए आगे चलते हैं। ऊपर से जब एज इट एम्ड आ गया ना, इट, तो इट का मतलब है कि वो कोई ऐसी चीज जिसकी पहले बातचीत हो चुकी होगी, यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है।
it has been termed, फिर again it has been termed illegal for seeking to override the ban on construction in cities, core and green areas. बोल रहे हैं कि इसको इलीगल कहा गया है अगर हम जो सिटी के शहर के कोर एरिया में और ग्रीन एरियाज में अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके ऊपर पहले ही बैन है, अगर उसको हम ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं तो वो इलीगल है. ओके. The populist move by the BJP government was seen as flawed and lacking in vision. बोल रहे हैं जो ये बड़ा ही प्रचलित मूव बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था, ये फैसला लिया गया था, ये फ्लॉड था, इसमें एरर थे और इसमें विजन की कमी थी. ठीक है. The scrapping of the Shimla Draft Plan 2041 by the National Green Tribunal brings a sigh of relief. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि इसमें बताया गया कि एक शिमला ड्राफ्ट प्लान था जिसको कि रद्द करवा दिया गया. किसके द्वारा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. जो यहाँ पे एनजीटी शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया ना, वो यहाँ पे इसके फुल डिटेल बताई गई है और ये अब हमारे लिए एक शांति वाली बात हुई है. तो एस हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट. The development guide for Himachal Pradesh capital city for next 2 decades was roundly criticized as at its unveiling in April this year. बोल रहे हैं ये जो शिमला ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान था ये क्या था? एक डेवलपमेंट नक्शा था, ब्लूप्रिंट था एक डेवलपमेंट का कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी यानी कि शिमला में हम अगले 2 दशक में किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, क्या क्या वहां पे बनाया जाएगा, इसका प्लान था. जिसको उसी दौरान जब अप्रैल में ये लॉन्च किया गया, प्लान लाया गया, उसी दौरान से इसको क्रिटिसिज्म मिलने लग पड़ा. ठीक है. इसके बाद में क्या हुआ? ये जो पॉपुलिस्ट मूव था, ये जो बीजेपी का एक पॉपुलर मूव था जिससे वो शायद ज्यादा प्रचलन में आना चाह रहे थे, वो क्या हुआ? वो गलत साबित हुआ, उसमें त्रुटियां निकली और वो लैक ऑफ विजन का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया कि यहाँ पे कुछ प्लानिंग नहीं थी, बस उन्होंने जनता को लुभाने के लिए बोल दिया, लेकिन कुछ भी उन्होंने फ्यूचर नहीं देखा कि इसके नुकसान क्या होंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो कुछ नहीं देखा उन्होंने. राइट. तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड. इसी के बारे में बताया गया कि ये क्या था शिमला ड्राफ्ट प्लान. फिर आगे वो बता रहे हैं कि इसको क्रिटिसाइज करना क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि उसमें फ्लॉज थे और उसमें विजन की कमी थी. ये हो गया थर्ड पॉइंट. इसके बाद में आ जाता पी कि ये जो था क्योंकि फ्लॉज थे, विजन की कमी थी, ये परफेक्ट डिजास्टर का एक कॉम्बिनेशन बन गया. ठीक है. क्योंकि अगर आप इतने बड़े पैमाने पे वहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमने भी थोड़ी देर पहले बात करी है कि पहाड़ियां वो हिल जाएंगी, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, लैंडस्लाइड्स आए दिन की घटना हो जाएगी फिर. ठीक है. एनजीटी ने इसको रोक लगा दी. उन्होंने बोला कि ये वैसे भी इलीगल है कि अगर आप सिटी के कोर में या फिर ग्रीन एरियाज में कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो तो वैसे ही बैन है, अगर आप इस बैन को ओवरराइड करते हैं तो वो इलीगल हो जाता है. ठीक है. तो सरकार को ये चीज पहले ही समझनी चाहिए थी, पता होनी चाहिए थी. तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है STRPQ. फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है? तो फर्स्ट है एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. सेकेंड क्या है? एस के बाद में सेकेंड क्या था? टी. सो ऑप्शन ई इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड है आर, ऑप्शन सी इज करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट है पी, ऑप्शन ए इज करेक्ट. Foremost among the challenges faced during the deleterious of the project was the incipient effect of bureaucratic obstruction. बोल रहे हैं इनमें सबसे जो प्रमुख था, जो बाकी चैलेंजेस फेस किए गए किसी प्रोजेक्ट के दौरान, उसमें से सबसे प्रमुख क्या था? वो था ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ब्यूरोक्रेसी से उनको थोड़ा अड़चने आई. ठीक है. वो था उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग. लीडिंग मेनी टू कंडेम द एंटायर प्रोसेस एज इनएफिशिएंट एंड मिसगाइडेड, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस पूरी प्रोसेस को मिसगाइडेड और इनएफिशिएंट बताया. तो अब ये यहाँ पे जो वर्ड्स हाईलाइटेड है, हमने बताना कि क्या ये करेक्ट पोजीशन पे है या इनकी पोजीशन चेंज होगी. ठीक है. ए बी सी डी चेंज होगी, और अगर चेंज होगी तो किस फॉर्मेट में वो लगेगी. डिलेटरियस का मतलब होता है हानिकारक. ठीक है. हार्मफुल. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस किए गए ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, जो जब शुरुआत की जा रही थी इस प्रोजेक्ट की, तब जो चैलेंजेस फेस किए गए उनकी बात करें तो फर्स्ट तो हमारा आ जाएगा बी पॉइंट, इंसिपियंस यहाँ पर आएगा. ठीक है. ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज द डैश
तो ब्यूरोक्रेसी का इफेक्ट होगा ना, इनएफिशिएंट इफेक्ट तो नहीं हो सकता, या निंदा वाला इफेक्ट तो नहीं हो सकता, हार्मफुल इफेक्ट होगा ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि उनके जो उनने रोक लगाने की कोशिश करी उसके हार्मफुल इफेक्ट्स वहां पे देखने मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर लीडिंग मैनी टू कंडेम, जिससे की वजह से बहुत सारे लोगों ने उसकी निंदा करी पूरी प्रोसेस की और कहा कि ये इनएफिशिएंट और मिसगाइडेड है। सी और डी करेक्ट है, यानी कि हमारा अरेंजमेंट बन रहा है बी ए सी डी। ठीक है, बी ए सी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इनमें 4 जो हाईलाइटेड दिए गए हैं वर्ड्स, उनमें से एक जो है उसमें स्पेलिंग एरर है, वो बताना है हमने, या फिर किसी में भी स्पेलिंग एरर नहीं है तो हमने ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव करेक्ट करना है। ठीक है, दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ही ज्यादा उम्दा। ठीक है, एनलार्जमेंट, वृद्धि ऑफ आवर बजट हैज लेड टू द पॉजिटिव रेमिफिकेशंस एंड इंक्रीज्ड डिसबर्समेंट्स। अब रेमिफिकेशंस का मतलब होता है असर, पॉजिटिव असर हुआ, और क्या हुआ, डिसबर्समेंट मतलब पैसा जो हमने दिया, बांटा, आवंटन किया पैसों का, वो बढ़ गया, यानी कि फंड्स का आवंटन जो किया गया वो भी बढ़ गया। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही बड़ा जो विशाल हमारा बजट रहा, उसकी वजह से बहुत पॉजिटिव हमें असर देखने मिला, और जिसकी वजह से हमारा जो फंड्स का आवंटन है वो भी बढ़ गया। चलिए देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। एनलार्जमेंट, ENLARGEMENT, एनलार्जमेंट भी करेक्ट है। रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन की स्पेलिंग यहाँ पे दिए गए हैं RE, जबकि RE नहीं होता, RAMI होता है। ठीक है, RAMIFICATIONS, रेमिफिकेशंस, यानी कि हमारे सी में स्पेलिंग एरर है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मैमोथ task required meticulous planning, filled with jubilation and led to increased apprehensions showing the company's benevolence। बोल रहे हैं ये जो इतना बड़ा टास्क था, मैंने मैमोथ मतलब बहुत ही विशाल बड़ा टास्क जो था, इसके लिए बहुत ही मेटिकुलस यानी कि बहुत ही सावधानी से प्लानिंग की जरूरत थी, फिल्ड विद जुबिलेशन जिसमें खुशी भी होनी चाहिए थी, एंड तो प्लानिंग की जरूरत थी और इससे उनको क्या हुआ, खुशी भी हुई और उनका एप्रीहेंशन भी बढ़ गया। शोइंग द कंपनीज बेनेवलेंस, बेनेवलेंस का मतलब इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी कृपालु है। ठीक है, सो मैमूथ की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, मेटिकुलस METICU ये भी करेक्ट है, जुबिलेशन ये भी करेक्ट है, बेनेवलेंस BENEVOI आई नहीं होगा, BOI नहीं होता, बेनेवलेंस VOLENCE आई यहाँ पे गलत यूज किया जा रहा है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अन्यू, अन्यू का मतलब होता है अगेन, फ्रेश, वंस मोर, यानी कि दोबारा से किसी चीज की शुरुआत करना या दोबारा से किसी चीज का प्रारंभ करना, कुछ भी दोबारा से करना। द फिल्म टेल्स अन्यू द स्टोरी ऑफ हिज राइज टू फेम एंड पावर, तो जो फिल्म है वो दोबारा से उसकी स्टोरी राइज से जैसे वो गरीबी से पावर और फेम तक पहुंचा, उसकी स्टोरी वो बता रही है फिल्म। ठीक है, दे कैन अन्यू अफोर्ड टू बाय अ बिगर अपार्टमेंट, अब कोई बड़ा अपार्टमेंट खरीद सकता है तो उसमें दोबारा से क्या अफोर्ड करने वाली दोबारा से तो बात नहीं है, दे कैन वो दोबारा से अफोर्ड कर सकते हैं इससे बड़ा अपार्टमेंट खरीदना, नहीं ना, वो शायद अफोर्ड कर सकते हैं इससे बड़ा अपार्टमेंट खरीदना, या फिर वो एक्चुअल में अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनकी स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। अन्यू यहाँ पे इनकरेक्ट है, सुपरफ्लो गलत है इसका यूज यहाँ पे। ही हैज स्पेंड द पास्ट 3 months इन फ्लोरिडा अन्यू फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट बट इन एक्चुअल फैक्ट टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन, बोल रहे हैं कि उसने पिछले 3 महीने जो है वो फ्लोरिडा में बताए अगेन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोसिक्यूशन को अवॉइड कर रहा था, तो ये यहाँ पे भी अन्यू फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, यहाँ पे भी इनकरेक्ट है, अन्यू का यूज क्या अगेन, क्या ट्रीटमेंट, क्या अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है, ओनली 1B इज करेक्ट। वी स्वैम्प अप टू द ड्रॉइंग मैन, हम लोग तैर के गए उस डूबते हुए व्यक्ति के पास में, कॉट होल्ड ऑफ हिज क्लोथ्स, और जल्दी से हमने उसके कपड़े पकड़ लिए। बिफोर ही कुड गो डाउन, जिससे कि उससे पहले कि वो वापस नीचे जाता, जब आप पानी के अंदर डूब रहे होते हैं, आपको तैरना नहीं आता, तो आपको पानी 2-3 बार ऊपर पुश करता है, बट आप बार बार क्योंकि आप नर्वस होते हैं,
डरे हुए होते हैं तो आप बार बार नीचे जा रहे होते हैं, और 2-3 बार अगर आप नीचे चले गए तो उसके बाद फिर आपका ऊपर आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रीथ की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो बोले कि इससे पहले कि वापस नीचे जाता, हमने उसको क्लोथ से पकड़ लिया, पुल्ड हिम अप आउट टू द शोर, आउट सेफ टू द शोर, और हमने फिर उसको बाहर खींचा, सेफ टू द शोर, आउट, जब हम उसको सेफ खींचने की बात करें तो हमने उसको आउट सेफली खींचा, ठीक है, सेफ नहीं खींचा, सेफली। सो यहाँ पे सेफ के यहाँ पे यूज गलत है, यहाँ पे आएगा सेफली टू द शोर, उसको बाहर खींच के सेफली हमने शोर तक पहुंचा दिया। इफ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज एबसेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि वो एबसेंट है तो मैं तुम्हें बता देता। तो आई वॉज नोइंग कैसे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। सो इफ आई वॉज नोइंग की बजाय क्या होगा, इफ आई हैड नोन। जैसा कि अपना ग्रामर का रूल भी है, वो कहता है कि इफ के साथ में फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर आएगा हैड, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आगे हमारा स्टेटमेंट चल रहा होगा, ठीक है। तो इफ आई हैड नोन, तो मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। सो ऑप्शन बी में ए में एरर है, और क्वेश्चन नंबर 20 में ए में एरर है, और क्वेश्चन नंबर 19 में डी में एरर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कंटेंट अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।